हेलो क्लास। एमयू एंट्रेंस का अब लाइव हमने सेशंस कुछ किए और लाइव सेशंस के बाद ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगी कि कभी कभी कनेक्टिविटी की और इसकी, और कभी भी किसी भी शॉर्ट नोटिस पे, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था, कभी भी एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूट जिनको एंट्रेंस कंडक्ट कराना है वो लोग एंट्रेंस कंडक्ट करा लेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक है आज जो हमने लिया है पर्सनैलिटीज। ये भी एमयू एंट्रेंस में, जैसे अभी तक हमने मेडिकल हिस्ट्री करी है, मॉडर्न हिस्ट्री करी है, ठीक है, इंडियन पॉलिटी करी है, इन सबको हमने करा है अभी। तो अब जो है टॉपिक है हमारा एमयू एंट्रेंस का फेमस पर्सनैलिटीज। हम कुछ पर्सनैलिटीज के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर बता दूं, आज जो हमने फेमस पर्सनैलिटी ली है उनका नाम है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान को फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाउंडर ऑफ एएमयू। क्यों कहा जाता है फाउंडर, और क्या थी? तो बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये हमारे लिए, अलीगढ़ की पहचान है इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। और सर सैयद अहमद खान साहब की पर्सनैलिटी के ऊपर क्वेश्चन 110% आता है, कई बार आया है, चाहे भले ही एक क्वेश्चन आता है मगर आता जरूर है। तो आज इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, एएमयू के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अभी कंटिन्यूएशन में हम और कुछ पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है सर सैयद अहमद खान। इनका जो बर्थ हुआ था वो 17 अक्टूबर 1817 को हुआ था। 17 अक्टूबर 1817 को हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दिल्ली में इनका जन्म हुआ था 17 अक्टूबर 1817 को। कुछ ऐसे कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ उर्दू वर्ड्स रहेंगे या कुछ वर्ड्स ऐसे रहेंगे जिनको प्रोनाउंस करने में दिक्कत होगी, तो याद कैसे रखेंगे? तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप वहां पर उसे अपनी मदर टंग में लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए चाहे तो आप। ठीक है, हिंदी में लिख लेंगे तो आप उसे प्रोनाउंस बहुत अच्छा कर पाएंगे। जितना अच्छा कर पाएंगे उतना ज्यादा लंबे समय तक आप उसे याद रखेंगे। उसके बाद इनके फादर का नाम था मीर मुताकी, ग्रैंड फादर का नाम था सैयद हादी, इनकी जो मदर थी उनका नाम था अजीजुन निशा और वाइफ का नाम था पारशा बेगम। ठीक है, तो मीर मुताकी सर सैयद अहमद खान साहब के फादर थे, सैयद हादी इनके ग्रैंडफादर थे, अजीजुन निशा इनकी मदर थी और वाइफ का नाम था पारशा बेगम। सर सैयद साहब की लाइफ से जुड़ा हुआ कुछ ये लिटरेरी वर्क है। ठीक है, इसको समझते हैं जरा क्या हुआ। सबसे पहले ये ईयर्स थोड़े से याद रखिएगा। ठीक है, मैं और बहुत ये सिर्फ इतने ही नहीं है, काफी और भी था, मगर ये रेलिवेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि ये लॉ ग्रेजुएट थे, तो इनको डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में ब्रिटिश पीरियड में 1839 में अपॉइंट कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने लिखा 1840 में जाम ए जम लिखा इन्होंने। उसके बाद इन्होंने लिखा दीवान ए गालिब लिखा इन्होंने। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि पूछ लेंगे, आपसे पूछ लिया क्या कहते हैं जम इज रिटन बाय, 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें एक सर सैयद साहब का नाम होगा, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, उसके बाद पूछा गया असर उस सनादीद, ये इन्होंने लिखा 1847 में। ये किसके ऊपर लिखा? दिल्ली आर्किटेक्चर के ऊपर। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये असर उस सनादीद, ये दिल्ली आर्किटेक्चर के ऊपर लिखा। क्वेश्चन इस तरह से पूछा सकता है कि भाई कौन सा लिटरेरी वर्क था सर सैयद साहब का जिन्होंने दिल्ली के आर्किटेक्चर हिस्टोरिकल प्लेसेस के ऊपर लिखा। ठीक, उसके बाद ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट था काफी। असबाब ए बगावते हिंद, ये सर सैयद साहब का जो लिटरेरी वर्क था ये किसके ऊपर था? 1857 के रिवोल्ट के ऊपर था। ये ऑन 1857 रिवोल्ट, इस रिवोल्ट के ऊपर था। दूसरा इसके बाद क्या हुआ? 1860 में फाउंडेड लॉयल मॉमडन्स ऑफ इंडिया, इन्होंने एक सोसाइटी फॉर्म करी, इसका नाम था लॉयल मॉमडन्स ऑफ इंडिया, ये इन्होंने फाउंड करी थी। 1863 में इन्होंने एक दूसरी लिटरेरी सोसाइटी को फॉर्म किया, मॉमडन लिटरेरी सोसाइटी। कहां पे करा था? कलकत्ता में करा था। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट यहां पर इस लाइन में है, स्टार्टेड 1864 में स्टार्टेड साइंटिफिक सोसाइटी सबसे पहले शुरुआत हुई उसकी गाजीपुर में और बाद में उसे शिफ्ट कर दिया गया अलीगढ़। 9 जून 1864 को इसे शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम था साइंटिफिक सोसाइटी, सबसे पहले गाजीपुर में स्टार्ट करी मगर शिफ्ट हो गई अलीगढ़। ठीक है, तो पूछा जा सकता है वो कौन सी सोसाइटी थी जिसको बाद में शिफ्ट कर दिया गया।
इसके बाद 1870 में रोड तहजीबुल अखलाक, ये एक वीकली जर्नल है जो आज भी एएमयू से पब्लिश किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, तहजीबुल अखलाक। इसके बाद सर सैयद साहब ने 1888 में फाउंडेड यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाई। क्यों बनाई? कुछ कांग्रेस की टू अपोज आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की कुछ पॉलिसीज को अपोज करने के लिए सर सैयद साहब ने क्या बनाया? यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक सोसाइटी बनाई। इसके बाद जो इनकी डेथ हुई वो 27 मार्च 1898 को हुई। कहां हुई? इनकी डेथ होती है अलीगढ़ में, ठीक है, 27 मार्च 1898 को अलीगढ़ में हुई। बर्थ हुआ था इनका 17 अक्टूबर 1817 को। कहां हुआ था? दिल्ली में। डेथ होती है अलीगढ़ में। और डेथ के बाद जो इनका टॉम है जहां पे इनको दफनाया गया वो यूनिवर्सिटी जामा मस्जिद जो सर सैयद हॉल के कैंपस में है, उस जामा मस्जिद में ही सर सैयद साहब को दफनाया गया था। कब हुई थी डेथ? 27 मार्च 1898 को। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को सर सैयद साहब के बारे में बहुत कुछ और भी है जो रेलिवेंट था वो दिया गया, और भी अगर कुछ रहेगा तो रिवीजन में उसको कंप्लीट करा देंगे। यहां से क्वेश्चन 100% आएगा, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंटली इसको करिएगा। उसके बाद सर सैयद साहब ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फाउंड किया था 1875 में, जो आगे जाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। तो कुछ फैक्ट्स इसके बारे में देखते हैं। जैसे फाउंडेशन स्टोन जो था उस वक्त, जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, ये 1875 में फाउंड करा गया था इसको। इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था उस वक्त के हिंदुस्तान के वाइस रॉय ने, जो ब्रिटिश वाइस रॉय थे, लॉर्ड लाइटन का रखा था, 1877 में रखा था, ठीक है। इसके पहले प्रिंसिपल, अभी स्कूल था तो पहले प्रिंसिपल्स थे एच.जी. सिडन। एच.जी. सिडन इसके पहले प्रिंसिपल थे। और 1920 में ये एएमयू की शक्ल में आ गया, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी 1916 में बनी थी, ठीक है, सॉरी 1922 में बनी थी, बीएचयू बनी थी 1916 में। इसके बाद पहले जब यूनिवर्सिटी बन गई तो वाइस चांसलर होंगे, तो पहले वाइस चांसलर का नाम था मोहम्मद अली मोहम्मद खान। मोहम्मद अली मोहम्मद खान इसके पहले वाइस चांसलर का नाम था। इंडिपेंडेंस के बाद, ये जरा ध्यान रखिएगा क्योंकि जब एएमयू बनी तब 1920 का टाइम था, इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था। इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, और इंडिपेंडेंस के बाद जो पहले वाइस चांसलर बने उनका नाम था सर जियाउद्दीन, जिसके नाम से एएमयू का डेंटल कॉलेज भी है। और पहले ग्रेजुएट का नाम था ईश्वरी दास। तो ये सर सैयद साहब की पर्सनैलिटी के ऊपर था। अब हम कंटिन्यूएशन में दूसरी कुछ फेमस पर्सनैलिटीज को पढ़ते हैं। तो सर सैयद अहमद खान साहब के बाद जो हमारी अगली पर्सनैलिटी है उनका नाम है मोहम्मद इकबाल। किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, हमारा जो नेशनल सॉन्ग रहा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल साहब ने लिखा। इनका जन्म 1877 में हुआ सियालकोट पंजाब, जो आज के समय में पाकिस्तान में है। शुरुआत के समय में ये एक नेशनलिस्ट लीडर हुआ करते थे, मगर अपने कुछ कंफ्यूजन्स की, कुछ इंटरप्शंस की वजह से, जो भी उस टाइम की सिचुएशंस थी, मोहम्मद इकबाल साहब ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। और अपने बेहतरीन लिटरेरी वर्क के लिए ये फिलोसफर ऑफ ईस्ट या पोएट ऑफ ईस्ट, फिलोसफर ऑफ ईस्ट या पोएट ऑफ ईस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है ये बिल्कुल। 1911 में इन्होंने अपनी पहली मसनवी का मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई भी स्टोरी टेलिंग जो होती है या जो भी पोएट्री होती है सीक्वेंस में जब होती है, अभी मैं आपको उर्दू लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा सा पढ़ाऊंगा तब उसमें आप मसनवी, कसीदा, मरसिया, इस तरह की जो पोएट्रीज होती हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है। तो मसनवी जब हम कुछ सीक्वेंस में बताते हैं उसे मसनवी कहते हैं। तो मोहम्मद इकबाल साहब की जो पहली मसनवी थी उसका नाम था असरार-ए-खुदी। असरार-ए-खुदी, ये ध्यान रखिएगा, 1915 में पब्लिश करी गई थी, ठीक है। कब हुई थी पब्लिश? 1915 में। पहली मसनवी थी इनकी असरार-ए-खुदी। दूसरी थी रुमूज़-ए-बेखुदी। रुमूज़-ए-बेखुदी थी इनकी। नाइटहुड की उपाधि दी गई थी 1922 में। नाइटहुड जैसे आज हमारे यहाँ सिविलियंस को जो अच्छा इंडियंस, जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया अच्छा करते हैं उनको भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री दिया जाता है, ऐसी ब्रिटिश पीरियड में सर की उपाधि दी जाती थी, ठीक है, टाइटल उपाधियां दी, ऐसी नाइटहुड की भी दी गई थी, ऑनर हुआ करता था ये। तो 1922 में इनको ये दिया गया था। उसी साल एक प्रोफेसर थे आर.ए. निकलसन, प्रोफेसर आर.ए. निकलसन, इन्होंने जो इनकी पहली मसनवी थी असरार-ए-खुदी, इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, ठीक।
1923 में कंपाइल्ड ऑल हिज पोएम, जितनी भी इनकी पोएम्स थी उनको इकट्ठा करके इन्होंने लिखा, इकट्ठा किया और उसको नाम दिया, किस नाम से पब्लिश किया? बंगाए दारा। बंगाए दारा। इनको मैंने जैसे आपको बताया अपनी मदर टंग में इन्हीं के नाम के आगे जब आप लिखें इनको या नोट्स बनाएं तो वहीं पे ऊपर या नीचे इनको अपनी हिंदी लैंग्वेज में लिख लीजिए या जिस भी लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल है उसमें लिख लीजिए, तो जल्दी याद हो जाएंगे आपको ये नाम। उसके बाद ये चूंकि मुस्लिम लीग में थे इसलिए 1931 में और 32 में दो राउंड टेबल, 30 में पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, 31 में दूसरी और 32 में तीसरी, तो इन्होंने दूसरी और तीसरी में पार्टिसिपेट करा था। ठीक है, तो ये भी पूछा सकता है कि मुस्लिम लीग की तरफ से या मोहम्मद इकबाल ने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करा। इनके कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क हैं जैसे ज़ुबूर आज़म, नावेद नामा, बाल जिब्रील, ज़रबाए कालिम। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, ज़ुबूर आज़म, नावेद नामा, बाल जिब्रील, ज़रबाए कालिम। उसके बाद 1938 में उनकी डेथ होती है, 21 अप्रैल को लाहौर में ही डेथ हुई और इनको बादशाही मस्जिद में दफना दिया गया। ये जो बादशाही मस्जिद है ये औरंगजेब में कंस्ट्रक्ट करवाई थी। अब हमारी सेकंड जो पर्सनैलिटी आती है ये भी एक बहुत बड़े नेशनलिस्ट लीडर हैं रहे हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद। सभी ने इनका नाम सुना है। इनका जन्म हुआ था 1888 में। कहां हुआ था? मक्का में हुआ था, सऊदी अरब मक्का में हुआ था इनका जन्म, 1888 में हुआ था। इनकी मदर जो थी वो एक मक्का के ही मुफ्ती थे, उनकी डॉटर, उनकी बेटी थी ये। ठीक है, और इन्होंने खुद अपना ये आजाद जो पेन नेम है इनका, ये पेन नेम, इसको 16 इयर्स की एज में खुद अडॉप्ट करा था, अपने नाम में जोड़ा था इन्होंने। और इनकी जो ग्रेजुएशन हुई, इनकी जो हायर एजुकेशन जो थी वो हुई अल अजहर यूनिवर्सिटी से जो इजिप्ट में है। ये पूछ लिया जाता है, पूछा तो नहीं गया वैसे। उसके बाद क्या बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके लिए, लिटरेरी वर्क्स तो हैं ही साथ में, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने थे। ये 35 इयर्स की एज में मौलाना अबुल कलाम आजाद 1923 में कुछ महीनों के लिए ये पहले क्या कहते हैं ये कांग्रेस प्रेसिडेंट बने, मगर उस भले कुछ महीने के लिए बने मगर सबसे यंगेस्ट थे। ठीक है, भले जैसे आज मान लीजिए कोई भी किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर कुछ दिनों के लिए बने, मगर अगर वो सबसे कम एज का है, बाकी के अभी तक के जितने भी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर उसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर कहा जाएगा, भले ही वो एक दिन के लिए बने। ठीक है, और यानी इनके नाम पे एक रिकॉर्ड ये हुआ कि ये कांग्रेस के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने। किस एज में, किस एज में बने थे? 35 इयर्स की एज में बने थे। किस ईयर में बने थे? 1923 में बने थे। उसके बाद सबसे कम ईयर्स के सबसे कम उम्र के साथ साथ सबसे लंबे समय तक भी प्रेसिडेंट रहे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ये दूसरी बार इलेक्ट करा गया है 1940 में, और ये 1940 से जून 1946 तक मैक्सिमम टाइम, सबसे लंबे समय तक ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। और जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो नेहरू की कैबिनेट में, यानी प्राइम मिनिस्टर नेहरू की कैबिनेट में ये भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बनाए गए। और कब तक रहे एजुकेशन मिनिस्टर? जब तक इनकी डेथ नहीं हुई, 22 फरवरी 1958 में इनकी डेथ हुई, और तब तक ये एजुकेशन मिनिस्टर रहे, भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर, और लंबे समय तक रहे ये। और इनको जो दफनाया गया वो दिल्ली की जामा मस्जिद कैंपस में दफनाया गया। इनके ये लिटरेरी वर्क इनके भी काफी हैं, जैसे इन्होंने गूबर एक खातिर लिखा है, उसके बाद तफसीर कुरान, कुछ जर्नल शुरू करे थे इन्होंने। जर्नल्स मतलब जो वीकली आया करते थे भाई उस टाइम, तो जैसे इसमें था अल हिलाल, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जब हिंदुस्तान है, अल हिलाल जो उर्दू वीकली जर्नल था, जिसको 1912 में स्टार्ट करा और 1915 में ब्रिटिशर्स ने बैन कर दिया। बैन करने के समय इन्होंने नाम बदला, फिर काम शुरू, अल बंग शुरू करा इन्होंने। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अल हिलाल को बैन करने के बाद अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा अगला जर्नल शुरू करा था, और वो भी 1915 में करा, मगर कुछ समय बाद इसे भी बैन कर दिया गया। इसके अलावा जो बेटा हम लोग पर्सनैलिटीज अभी पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे अभी राजा राममोहन राय के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है हमें, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, जो थोड़ा बहुत उनकी बर्थ कहाँ हुई, क्या नाम था इनका, क्या मिशन शुरू करा, कहाँ गए थे, तो इसके बारे में अभी हम और पढ़ेंगे। अगले हमारे सोशल रिफॉर्मर राजा राममोहन रॉय, इनका कहीं के राजा नहीं थे ये, कैसे इनको ये राजा का टाइटल, ये किस तरीके से ये वर्ड राजा इनके नाम के साथ जुड़ा, ये इसी में है, अभी बताते हैं। राजा राममोहन राय अपने आप में बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर हुआ करते थे, बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर।
सोशल रिफॉर्मर मतलब उस समय जब इंडिया में ऑर्थोडॉक्स में एक्चुअली रूढ़िवादी परंपराएं बहुत हुआ करती थी, तो उस समय में इन्होंने कई सारे सोशल रिफॉर्म्स जो समाज में जो ईविल प्रैक्टिसेस होती थी उनको अपोज किया। इनका जन्म 22 मई 1772 को एक बंगाली ब्राह्मण फैमिली में होता है और अपने लिटरेरी वर्क इनको शुरू में इनको दीवान भी बना दिया गया था, यानी एक बहुत बड़े एरिया का रेवेन्यू कलेक्टर ब्रिटिशर्स ने बना दिया, मगर उस समय बाद इन्होंने जॉब छोड़ दी और उसके बाद राजा राममोहन राय जो थे ये सोशल रिफॉर्म्स में आ गए। इनको कहा जाता है द ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर कहा जाता था। इनको कहा जाता ही वाज इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी जाने जाते थे ये। इनका कुछ लिटरेरी वर्क है, सबद कौमुदी, द मून ऑफ इंटेलिजेंस, इन्होंने एक वीकली न्यूज़पेपर शुरू किया था ये बंगाली लैंग्वेज में, और ये पहला 1821 में समद कौमुदी ये पहला ऐसा कोई इंडियन न्यूज़पेपर था जो पूरी तरीके से इंडियंस के द्वारा चलाया जा रहा था, पब्लिश किया जा रहा था। ठीक है, इसके बाद इनका एक दूसरा आता है वीकली पेपर जिसका नाम था मिरातुल अकबर, मिरर ऑफ इंटेलिजेंस, ये 1822 में अगले साल ही शुरू कर दिया गया था। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को अपोज किया है बहुत जबरदस्त तरीके से, विमेन एजुकेशन को प्रमोट किया और आत्मीय सभा फाउंड करी 1815 में। आत्मीय सभा वाज फाउंडेड बाय राजा राममोहन राय इन 1815। संस्कृत में एजुकेशन को जबरदस्त अपोज किया था इन्होंने, राजा राममोहन राय ने संस्कृत के एजुकेशन को। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये फाउंडेड ब्रह्मो समाज इन 1828। ब्रह्मो समाज मतलब उस वक्त का जो इंडियन हिंदू कल्चर था उसमें ये था भाई कि बहुत सारे जो देवी देवता गॉड एंड गॉडेस हुआ करते थे उनकी पूजा को लेकर था, तो इन्होंने द वर्शिप ऑफ वन गॉड का कॉन्सेप्ट ब्रह्मो समाज में दिया था, जिसको फाउंड किया था राजा राममोहन राय ने। अब बात आती है राजा वर्ड कहां से आया। ऐसा हुआ कि उस टाइम ब्रिटेन के जो किंग थे विलियम फोर्थ जो ब्रिटेन के किंग थे, इन्होंने बुलावा भेजा था उस वक्त के मुगल एम्परर अकबर सेकंड को। तो अकबर सेकंड में अपना एनवाय अपना प्रतिनिधि बनाकर इनको 1830 में इनको कहा भेजा था इंग्लैंड, और तब इनके संग बिल्कुल वैसा ही अच्छा व्यवहार हो जैसा एक राजा के साथ होता है। दैट्स व्हाई ही गिव द टाइटल ऑफ राजा टू राजा राममोहन राय। उनकी डेथ वहीं हो गई 1833 में, ब्रिस्टल में इनकी डेथ हुई। हमारे जो अगली पर्सनैलिटी उनका नाम है दयानंद सरस्वती, जिनका रियल नेम था मूल शंकर, रियल नेम इनका मूल शंकर था। 1824 में काठियावाड़ रीजन में गुजरात में जो है इनका जन्म हुआ था। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आर्य समाज फाउंड किया था 1875 में इन्होंने। आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय, जैसे ब्रह्मो समाज राजा राममोहन राय ने करा था, ऐसी आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी ने करा था। इन्होंने स्लोगन्स दिए थे बड़े इंपॉर्टेंट है, गो बैक टू वेदास और इंडिया फॉर इंडियंस। अगली पर्सनैलिटी है हमारी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जो रियल नेम था वो था मूल शंकर। स्वामी विवेकानंद जी का रियल नेम मूल शंकर था, और इनके जो गुरु थे उनका नाम था श्री रामकृष्ण परमहंस जी, श्री रामकृष्ण परमहंस। और क्या इंपॉर्टेंट है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जो रेलिवेंट है हमारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए, 1893 में ये अमेरिका शिकागो गए थे। क्यों गए थे? टू अटेंड द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। वहां पर इनका बहुत ही जबरदस्त स्पीच था, जबरदस्त, कई दिनों तक ये पार्लियामेंट चली थी, तकरीबन 13-14 दिन तक चली थी ये संयुक्त कॉन्फ्रेंस, और बहुत ही जबरदस्त स्पीच था जिसकी वजह से इनको इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिला था, अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली थी इनको। ठीक है, और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये वाला रामकृष्ण मिशन को फाउंड किया था 1897 में। किसने करा था? स्वामी विवेकानंद जी ने करा था। इसके बाद आते हैं हमारी जो लास्ट पर्सनैलिटी है, आज का लास्ट टॉपिक जो है हमारा, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं, ये बापू के नाम से भी जाने जाते हैं, और फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ये को लॉ करने, बार एट लॉ, लंदन लॉ करने भेजा था इनके फादर ने, जहां से ये रिटर्न हुए 1891 में। और राजकोट आज गुजरात में है, मगर उस वक्त के बॉम्बे में हुआ करता था, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ करता था, और वहां पे इन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। उसके बाद 1893 में ये साउथ अफ्रीका गए, एक व्यापारी थे सेठ अब्दुल्ला, उनका कुछ डिस्प्यूट था वहां पर, उसके लिए इनको बुलाया गया था। वहां पे जाकर इनको देखा इन्होंने कि क्योंकि साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश कंपनी का राज था, ब्रिटिश राज था, तो वहां पे जाके देखा कि किस तरीके से भाई इनके साथ गलत हो रहा है, वहां पे लोगों के साथ
एशिया के लोगों के संग कितना गलत व्यवहार किया जा रहा है ब्लैक्स के संग बेसिकली, तो उसके खिलाफ इन्होंने मूवमेंट शुरू करा। और इनके पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनके बुलावे पे ये 1915 में इंडिया लौटे और उसके बाद इन्होंने चंपारण मूवमेंट करा। चंपारण के बाद इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह करा। खेड़ा सत्याग्रह के बाद इन्होंने अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर स्ट्राइक हुई, सिविल नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो आपने अपनी अभी 10th की हिस्ट्री की नेशनलिज्म इन इंडिया में सब कुछ पढ़ा है वो स्टार्ट किए इन्होंने। इनकी कुछ लिटरेरी वर्क है, जैसे हिंद स्वराज इनकी बुक है, एक 1909 में लिखी थी, यंग इंडिया, हरिजन पेपर, और एक इनकी ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इनकी ऑटोबायोग्राफी है ये। और अंत में 30 जनवरी 1948 को जब ये पूजा के लिए जा रहे थे या किसी काम के लिए अपने आश्रम में थे, उस वक्त इनकी हत्या कर दी जाती है गोली मार। तो बेटा ये कुछ पर्सनैलिटीज थी जिनको जो काफी रेलिवेंट है हमारे एमयू एंट्रेंस के लिए, इनको पढ़िएगा। इसी तरह से मैं आपको जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, जैसे हमने मॉडर्न इंडिया, मेडिवल इंडिया, इंडियन एलिमेंट्री पॉलिटिक्स हमारी, और ये हमने कवर कर लिए हैं। अब हम यूएनओ है, उर्दू हमारा इस्लामिक नॉलेज के ऊपर, इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे हम लेक्चर इसके ऊपर, ठीक है। और ऐसे ही जो भी टॉपिक्स है, जैसे सेंसस है हमारा 2011 का, अब तो अगले साल दोबारा होने जा रहा है, तो सेंसस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, उसको रिकॉर्डेड करेंगे लेक्चर्स के, ठीक है। ओके, थैंक यू।